हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, कुछ कारण की वजह से सुमित सर आज कुछ पर्सनल वर्क की वजह से आज लेक्चर नहीं ले पाएंगे, तो उनकी जगह आज कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं आपके साथ आज के एडिटोरियल को डिस्कशन करूंगा। आज हम देखिए टोटल 3 एडिटोरियल को डिस्कशन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो राहुल गांधी जी हैं उनका अभी रिसेंटली हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे आर्गुमेंट्स पुट फॉरवर्ड किए गए हैं, उनके रिगार्डिंग एक चीज देखेंगे। इसके साथ ही हम एक मुद्दा देखेंगे ट्रांसजेंडर एथलीट्स के बारे में, एंड साथ में ही जो तीसरा मुद्दा होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कैसे यूज कर सकते हैं इंडियन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन तीनों मुद्दों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, दैट इज मेकिंग सेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लोकसभा एमपी। और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर थोड़ा हिस्ट्री में चले तो आप नोटिस कर सकते हो कि 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी जी की हमें कन्विक्शन देखने को मिली है, ठीक है। एंड उसके बाद ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से, वहां किसके द्वारा? लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा, एक नोटिफिकेशन के द्वारा। अब देखो यहाँ पर इतना तेजी से एक तो चीजें हुई हैं, प्लस एट द सेम टाइम इतनी एक हार्श सेंटेंस दी गई है, ठीक है। नॉर्मली 2 साल की सेंटेंस नहीं दी जाती यहाँ पर इस केस के अंदर, उससे कम ही दी जाती है, 2 साल मैक्सिमम सजा होती है, पर यहाँ पर देना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करो कि किस तरह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो उसको भी हमें एग्जामिन क्लियरली करना होगा। तो अगर हम चलें थोड़ा लीगल एस्पेक्ट में, तो आप नोटिस करोगे कि जो आरपीए है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8, वहां पर अलग अलग ऑफेंसेस की बात करी गई है जिसके रिगार्डिंग हमें कन्विक्शन यहाँ पे या फिर डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इसका ना 8 क्लॉज 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर किसी एक पर्सन को बेसिकली अगर 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन होती है, ठीक है, 2 साल से ज्यादा के लिए सेंटेंस क्या होता जाती है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लस आप जानते भी हो कि अगले वो 6 साल तक आगे फिर वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो ये बात भी यहाँ पे लिखी गई है। इसके साथ ही एक ना क्लॉज 4 भी है, मतलब हुआ करता था रेदर आई शुड से, वहां पर लिखा गया था 4 के अंदर कि अगर आप ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी टाइम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, नहीं, 3 महीने की एक तरह से विंडो मिलती थी ताकि आप इस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर पाओ। पर ये पहले हुआ करता था ये क्लॉज। फिर क्या हुआ, एक केस आया हमारे पास, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस पर्टिकुलर केस के अंतर्गत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्लॉज को, दैट इज सेक्शन 8 क्लॉज 4 को क्या कर दिया, अल्ट्रा वॉइस डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, ठीक है ना, कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर नहीं है कि एक एग्जेम्पशन लेकर आ पाए सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। ऐसा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने बोल दिया, तो ये जो पहले प्रोविजन था ये हट गया। अब यहां पर देखो इससे हुआ क्या, ये प्रोविजन हटने से क्या हुआ, कहने का मीनिंग क्या है कि अब अगर कोई पर्सन है, कोई सिटिंग लेजिस्लेचर है, जैसे ही उसका कन्विक्शन आया वहीं पर ना उसका इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8-4 ने क्या हट दिया, हमने हटा दिया ना, नहीं तो 3 महीने का प्रावधान था वो तो हट गया। अब तो हट गया, तो कहने का मीनिंग क्या, इंस्टेंटली मतलब उसी समय उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। पर साथ में ही कोर्ट ने ये बात भी क्लियर करी क्या, कि अगर कोई ऊपरी कोर्ट उससे है, वो वहां पर उसके कन्विक्शन को, उसके सेंटेंस को अगर स्टे लग जाती है उसके ऊपर, तो डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगा और मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। कहने का मीनिंग अगर स्टे लग जाती है ना, तो अकॉर्डिंगली वो चीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात, पहली बात इन्होंने यहाँ पे करी है। प्लस एट द सेम टाइम ये बात भी है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग ना थोड़ा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी हमारी होनी चाहिए अलग अलग केसेस के अंदर, जैसा हमने देखने को मिला है। अब अगर आपने यहाँ पे वर्ड सुने ना, जैसे हमने बात करी इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की उसी टाइम के ऊपर, ये हमें ऐसा लगेगा कि शायद इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि उसी टाइम हो जाएगा, पर ऐसा सिर्फ एक सरफेस व्यू से हम कह सकते हैं कि ऊपरी ऊपरी नजरों से अगर आपने देखा तो आपको लगेगा कि यार कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। पर अगर थोड़ा आप ध्यान से जाओगे ना, तो शायद आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। द वर्ड्स विच हैव बीन रिटन इन दिस पर्टिकुलर इज शैल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है ना। अगर देखो वर्ड होते क्या, शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाई, यहां पर कोई मतभेद ही ना होता, यहां पर सीधा मतलब है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिली, डायरेक्टली वो डिस्क्वालीफाई हो गया। पर यहां पर वर्ड्स, ये वर्ड्स नहीं है शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, नहीं, ये है शैल बी डिस्क्वालीफाइड। दोनों वर्ड्स में ना, आप इंग्लिश के अगर स्टूडेंट हो शायद आपको लगेगा कि यार ये तो दोनों वर्ड सेम मीनिंग है, पर लीगल टर्म्स में इनका मीनिंग अलग है। यहाँ है शेल बी डिस्क्वालीफाइड, या इंस्टेंट उसी समय नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे, एक अथॉरिटी की इंटरवेंशन होगी, वो तय करेगी कि इनको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना।
अगर वर्ड्स होते आई रिपीट शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड तो अपने आप हो जाते, शैल बी डिस्क्वालिफाइड का मीनिंग क्या है, कोई अथॉरिटी यहां पे इनको डिस्क्वालीफाई करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कौन सी ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए। देखो अभी जो राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वहां पर अथॉरिटी कौन सी है, वो है लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है। पर यहां पर राइटर का ऐसा मानना है कि संविधान ने ऐसी पावर इनको नहीं दे रखी, ना किसी स्टेट लेजिस्लेचर के सेक्रेटरी को या फिर पार्लियामेंट हाउसेस के सेक्रेटरी जनरल्स को, ये अथॉरिटी ये इनके पास नहीं है। तो अथॉरिटी होगी किसके पास सर। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल 103 है ना, वो थोड़ा हिंट देता है। वो क्या हिंट देता है, वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अथॉरिटी होंगे जो क्या डिसाइड करते हैं कि सिटिंग मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, जो भी आर्टिकल 1021 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो कहने का पॉइंट सिंपल सा है, यहां पर राइटर का मीनिंग ये है कि 1% डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये अपने आप नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस डिस्क्वालिफिकेशन यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पर एक अथॉरिटी होनी चाहिए। और अथॉरिटी जैसा कि इस केस में सेक्रेटरी जनरल थे ना लोकसभा के, वो नहीं होना चाहिए, यहां पे प्रेसिडेंट की बात है, क्योंकि आर्टिकल 103 ये बात बोलता है। ठीक है, साथ में अगर आप इसका सब क्लॉज ई को देखोगे तो यहां पर ये भी लिखा हुआ है कि मतलब इसी के रिगार्डिंग है, तो ये बात यहां पर भी प्रूव हो जाती है, ऐसा राइटर का यहां पर मानना है। अब यहां पर ना कई बार अलग अलग तरह से मतभेद हो सकते हैं काफी सारे लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर, क्योंकि देखो मैटर ना दरअसल में अभी सब जुडिस है। ठीक है, अभी अपने कोर्ट अपना फैसला देगी, तो डेफिनेटली तरह से हम नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट का ही एक्शन होगा या लोकसभा ने जो किया, उसके सेक्रेटरी जनरल ने जो किया वो ठीक है या नहीं किया, ये अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, आने वाले टाइम में ही हमें डेफिनेटली पता लग पाएगा। पर एज पर द राइटर उनका ये मानना है कि प्रेसिडेंट साहब के ही अंदर ही ये फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में होता क्या है ना, प्रेसिडेंट के भी अगर आप नोटिस करोगे ना, प्रेसिडेंट के भी दो फंक्शंस हैं, एक होता है एजुकेटरी फंक्शन और दूसरा होता है डेक्लरेटरी फंक्शन। सर एजुकेटरी मीनिंग का क्या होता है, यहां पर मीनिंग होता है किसी चीज को हम जुडिशियल तरह से अगर हम किसी चीज को सेटल करना होता है। बाकी दूसरे में सिंपली एक डेक्लेरेशन की बात आ जाती है। तो जहां पर बात आती है कि जहां पर एजुकेशन नहीं रिक्वायर होता, वहां पर तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, डायरेक्टली डिक्लेयर कर देंगे कि सिटिंग मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। पर अगर किसी जगह पे ऐसा नहीं है तो अकॉर्डिंगली वो अपनी अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं, और यही बात जो शेल बी डिस्क्वालीफाइड वर्ड्स है ना, ये उसी को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लीगल मैटर हो रहा है अंडरस्टैंड, पर एक्चुअल में इनका पॉइंट वही था कि दरअसल में जो वर्ड्स यूज किए हैं ना, वो केयरफुली यूज किए गए हैं इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। और आर्टिकल 103 और ये जो वर्ड्स हैं शेल बी डिस्क्वालीफाइड, ये इसी तरह फैक्ट करते हैं कि जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने डिसीजन लिया है वो गलत है। इसके अलावा इन्होंने बात करी है जो लिली थॉमस वाला जो केस है, ठीक है, जिसमें हमने देखा ना सेक्शन 84 को एक तरह से अल्ट्रा वायरस माना गया कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पर भी राइटर बात कर रहे हैं कि लिली थॉमस वाली जो जजमेंट है इसमें भी कुछ खामियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एक तरह की यहाँ पे इसने बोला ना कि टेम्परेरी एग्जाम्पशन नहीं लगा सकती, पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आर्टिकल 103, तो 103 क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक एक्सेप्शन हो सकती है, जहां पर क्या हो सकता है, जो सिटिंग मेंबर्स के केस में क्या हो सकती है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा डिटरमिन करी जा पाए। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप ही जब कैंडिडेट्स और सिटिंग मेंबर के बीच में डिस्टिंक्शन बना दिया है, तो लिली थॉमस केस तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है। तो ये बात कोर्ट्स ने क्यों नहीं देखी, ये जजमेंट के अंदर ये पॉइंट क्यों नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है ना, और साथ में राइटर का पॉइंट ये है कि देखो एक टेम्पररी एग्जाम्पशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनको डिस्क्वालीफाई कर दो। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करो, जैसे मान लो वायनाड की हम बात कर लेते हैं, अब वायनाड के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अचानक से इनको बोल दिया कि नहीं आज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। तो बहुत सारे काम होते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी के, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को खो दिया। तो एक तरह से अगर टेम्पररी टाइम के लिए उनके ऊपर एग्जाम्पशन लगा दिया गया तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली लिली थॉमस केस को हमें दोबारा से रीलुक करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम जो अथॉरिटी है उनको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे लॉस के अंदर वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 83 के अंदर जो शेल बी डिस्क्वालीफाइड वर्ड यूज किया गया है, वो ये नहीं स्पेसिफाई करता कि कौन सी अथॉरिटी उनको डिस्क्वालीफाई करेगी। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास शायद ये पावर नहीं है कि बिना प्रेसिडेंट साहब को रेफर किए हुए वो उनको डिस्क्वालीफाई कर पाए, क्योंकि आर्टिकल 103 जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो यहाँ पे फॉलो हमें नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स हो गए। प्लस साथ में ही यहाँ पे राइटर का ये भी मानना है, ठीक है ना, कि ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली देखनी चाहिए कि किस तरह से 2 साल की इंप्रिजनमेंट है और वर्ड्स को ध्यान से उनको इंटरप्रेट करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है दैट इज रिगार्डिंग क्रिमिनल डेफेमेशन। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो डेफेमेशन के अंतर्गत इनको सजा दी गई है। ठीक है, अब अगर कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए हो गया, इन्होंने क्रिमिनल डेफेमेशन के लॉ को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, श्रीलंका ने भी इसको खत्म कर दिया गया है।
एंड ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी मल्टीपल जगह पे ऐसा बोला गया है कि कई बार क्या होता है, इलेक्शंस के टाइम पर थोड़े इमोशंस हाई होते हैं एंड उस टाइम पर इस तरह के कुछ वर्ड्स का यूज करना वो काफी कॉमन है उनके द्वारा, ठीक है ना, एक दूसरे का अटैक करते टाइम इस तरह के यूजली ये वर्ड यूज हो जाते हैं। तो अगर अलग अलग कंट्रीज ने इसको हटा दिया है, एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट भी इसे मानता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो क्रिमिनल डेफेमेशन का लॉ है उसको एक तरह से रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर इस तरह के रिमार्क्स के लिए हम जेल में डालने लग जाएंगे तो काफी बार क्वेश्चन मार्क उठ जाएंगे कि इलेक्शन स्पीचेस में तो फिर काफी सारी चीजें हमें रोकनी पड़ जाएंगी, बहुत सारी चीजों को वहां पर देखना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें वर्क करने की डेफिनेटली जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 8(3) की यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है वो उसकी बात कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम क्रिमिनल डेफेमेशन को दोबारा से रीलुक करने की बात है। और जो वर्ड यूज किए गए हैं शैल बी डिस्क्वालिफाइड, इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद ये जो करंट डिस्क्वालिफिकेशन है इसको हमें वापस से एक तरह से इसके ऊपर स्टे लगेगी या तो फिर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अभी ये जो मैटर है देखो सब जुडिस है, ठीक है, तो आखिरी जो फैसला होगा वो तो डेफिनेटली हमारी जुडिशरी ही बता पाएगी क्या ठीक है क्या गलत है, बट डेफिनेटली दोनों साइड के आर्गुमेंट्स है, पर एक बैलेंस हमें डेफिनेटली बनाना पड़ेगा कि एक साइड में ना ऐसा भी ना हो कि कुछ गलत चीजें बोली जाए, बट एट द सेम टाइम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को ना खोए, ठीक है। तो इस तरह के अगर हमारे पास प्रॉपर लॉज होंगे ना जो एक तरह से बैलेंस बनाए दोनों चीजों के अंदर, दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर इंडियन डेमोक्रेसी। इसी तरह के जजमेंट्स आप देख सकते हो, जैसे कुलतार सिंह वर्सेस मुख्तार सिंह केस के अंदर भी यहाँ पर बात करी गई है कि एक तरह के हमें देखना पड़ेगा कुछ अलाउंस यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हम इनको टेकअप कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर यहाँ पे इंडिया में लॉज हो इस चीज के रिगार्डिंग। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेट करता है ट्रांसजेंडर फीमेल एथलीट्स क्यों नहीं compete कर सकते फीमेल इवेंट्स के अंदर, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा मैं सबसे पहले ना आपको ट्रांसजेंडर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे ना हमारी जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं। अब जेंडर आप सभी जानते हो, जेंडर क्या है, एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब कई बार क्या होता है ना, जो आपका जब आप पैदा हुए तो जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स था उसके साथ आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो मैच नहीं करती, इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। जो आपको जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो और एज कम्पेयर टू योर बायोलॉजिकल सेक्स उसमें जब डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। अब इंडिया में भी देखो काफी यहाँ पे इश्यूज हमें देखने को मिले थे, पर आज के टाइम पर हमने काफी यहाँ पे प्रोग्रेस करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो नवतेज सिंह जौहर केस हो गया, ठीक है, उसके अंतर्गत हमने क्या किया, जो सेक्शन 377 था उसको हटा दिया। अब यहाँ पर जो आज के टाइम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ना वो है ट्रांसजेंडर फीमेल एथलीट्स के बारे में। अब सर डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रांसजेंडर वुमेन है ना उनको बार कर दिया गया, उनको एक तरह से रोक लगा दी गई है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती फीमेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी एथलेटिक्स के अंदर फीमेल कैटेगरी होती है ना वहां पर ट्रांसजेंडर वुमेन को यहाँ पे अलाउड नहीं है, ऐसा नया रूल बना दिया गया है। अब एक्चुअल में ये किसने किया है, अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स WA के द्वारा ये चीज करी गई है। इन्होंने जो WA ने फिना का पाथ फॉलो किया है, फिना दरअसल में क्या है, ये है जो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल में इसकी फुल फॉर्म कुछ ऐसे है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, तो वो हमें ध्यान नहीं रखनी। इंटरनेशनल जो स्विमिंग फेडरेशन है ना उसका जो उन्होंने भी यही चीज करी थी, एग्जैक्टली सेम बैन लगाया था, उसी की तरह यहाँ पर WA यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भी बैन लगा दिया है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 31 मार्च के बाद जो ट्रांसजेंडर वुमेन होती हैं उनका जो भी मेल प्यूबर्टी के बाद उनका जो एक्सपीरियंस किया है वो अब कंपीट नहीं करेंगी फीमेल कंपटीशन के अंदर। कहने का मतलब क्या, देखो मान लो जैसे अब ट्रांसजेंडर का मीनिंग आप समझ गए हो। अब जब ना होता क्या है ना, जब अडल्टहुड में ये जो जब लोग जाते हैं तो अडल्टहुड के बाद काफी सारे बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एक बच्चा था ना पहले, तो बहुत सारे चेंजेस आपको भी देखने को मिले होंगे जैसे जैसे आप बड़े हुए होंगे, ठीक है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो वुमेन यहाँ पर जिनकी प्यूबर्टी आ चुकी है, जिन्होंने चेंजेस को एक्सपीरियंस किया है, वो एज अ फीमेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती आफ्टर 31 मार्च। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों किया गया है। देखो एक्चुअल में ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक फेयर एंड मीनिंगफुल फीमेल कंपटीशन दिया जा पाए। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, हम इन लोगों के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन क्यों करते हैं। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि देखो बायोलॉजिकली यहाँ पर कुछ अलग चीजें हैं मेन के अंदर और यहाँ पर कुछ अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो दोनों की अलग अलग डिमांड, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर भी हो सकता है थोड़े रूल्स अलग हों, या किसी भी स्पोर्ट के अंदर थोड़े रूल्स अलग हो सकते हैं मैन और वुमेन के लिए। रीजन इसके पीछे का यही है कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अगर मैन और वुमेन कंपीट करेंगे अलग अलग जिनके पास बायोलॉजिकल चीजें हैं तो वहां पर क्या होगा, हम उस कंपटीशन को फेयर नहीं रख पाएंगे। अब यहाँ पर भी ना जब हमने ट्रांसजेंडर जो
वुमेन थी उनको एक तरह से हमने रोका है एज अ वुमेन पार्टिसिपेट करने के। वो रीजन उसके पीछे का ये दिया जा रहा है कि फेयर एंड मीनिंगफुल कंपटीशन होना चाहिए। अब दोनों के बीच में ना एक बैलेंस रखना होता है। एक तो ये है कि ट्रांसजेंडर को अपने राइट्स मिले, बट एट द सेम टाइम जो फीमेल मान लो है, कोई जो वुमेन है वो compete कर रही है एक ट्रांसजेंडर के साथ, तो हो सकता है इसकी बायोलॉजिकल कैपेसिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने ये जो बैन देखने को मिला है। ठीक है, तो इनफैक्ट जो डब्ल्यू है, ठीक है ना, इन्होंने भी यही बात बोली है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो डिफरेंसेस हैं सेक्स के अंदर, उसको हम टैकल करने के लिए ये बात कर रहे हैं। एक्चुअल में थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे ना, तो पिछले साल ये डिबेट काफी पॉपुलर हुई। रीजन क्या था इसके पीछे का? एक न्यूजीलैंड की ना वेट लिफ्टर है लॉरेल हुबार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले इन्होंने काफी टाइम पहले क्या किया था, मेंस कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर पिछले साल इन्होंने क्या किया, जब टोक्यो ओलंपिक्स के इन्होंने फीमेल कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया यार इनको, यार ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं क्या ये मेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे या वुमेन कैटेगरी में करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो दोनों में कर रखा था। ठीक है, पहले एज अ मेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, फिर टोक्यो ओलंपिक्स में वुमेन में हो गया। तो इस तरह से फेयर और एक तरह का सबको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड कैसे मिले, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बैन यहाँ पे देखने को मिला है। इसी तरह से जो हमारे नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन के स्विमर है, ठीक है, लियो थॉमस, उन्होंने क्या किया था, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको यूज किया, एंड उसके बेसिस पे वुमेन कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल हो गए। अब हुआ क्या इसके बाद, एक बार एलिजिबल हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी वुमेन कैटेगरी में अलग अलग रिकॉर्ड्स थे, उनको रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने लग गए। कैसे? क्योंकि शायद इनकी बायोलॉजिकल कैपेसिटी ज्यादा थी, पर इन्होंने क्या किया, एक थेरेपी के थ्रू, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू वुमेन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो गए, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने एक तरह से उनको जो बायोलॉजिकल उनका सुपीरियरिटी थी उसको यूज करते हुए इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाने लग गए। तो बाकी सारे स्पोर्ट्समैन को ना इससे दिक्कत होने लगी। तो होता क्या था, जो प्रीवियस रूल्स के अंदर कोई ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं था, जैसे आज के टाइम तो बैन लगा दिया पूरा। पर पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो ब्लड टेस्टोस्टेरोन है, इसका अमाउंट कम होना चाहिए। आप जानते हो, ठीक है, जब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की, दरअसल में ये मेल सेक्स हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर जैसे किसी बॉयज के अंदर मान लो अलग अलग चीजें डेवलप होती हैं कि उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ हो गया, उनके जो मेल फीचर्स हो गया, ठीक है ना, बॉडी हो गया, फेशियल हेयर हो गया, ये डेवलप होते हैं। अगर ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, अगर ये 5 नैनोमोल पर लीटर से कम है, और साथ ही साथ ये 12 महीने, 1 साल के लिए लगातार ये लेवल इससे नीचे रहता है, तो वो ट्रांसजेंडर वुमेन ना एक तरह से वुमेन की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकती थी। ऐसा पहले रूल्स हुआ करते थे। फिर जब थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली, तो क्या किया, इस रूल को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। रूल को कैसे स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब जो ये लिमिट थी ना, ये पहले 5 थी, अब इसको और कम कर दिया, 2.5 नैनोमोल पर लीटर से नीचे कर दिया। एंड साथ में ही अब पहले जब 1 साल के लिए हमें ये लेवल को मेंटेन करना था, अब ये 2 साल के लिए करना पड़ता था। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन को थोड़ा सा टफ कर दिया गया। अब इससे दिक्कत क्या आई, अब इससे दिक्कत ये आई कि जो ट्रांसजेंडर थे उन्होंने इस चीज को कभी ऑप्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, प्रेफर्ड ऑप्शन जो नया ऑप्शन था उसको कभी ऑप्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो काफी मुश्किल कर दिया गया। तो यहाँ पर ना अब इसके लिए कोई सपोर्ट ही नहीं थी, तो यहाँ पर फोकस इस तरह से इसी पर आ गया कि एक तरह से हम अब बैन ही लगा देते हैं, ताकि ये जो इस तरह के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं उसको हम एक तरह से टैकल कर पाए। राइट, इसी तरह के बैन्स हमें जो स्विमिंग हो गया वहां पर भी देखने को मिले थे। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि हमने ना जो ये चीज है कि आप अपने आप को कैटेगराइज करो, ये हमने किसके ऊपर छोड़ दिया है, ये एथलीट्स के ऊपर छोड़ दिया है। पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, यहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए थी। और इसी को मेंटेन करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड रग्बी ने 2020 में क्या किया, ट्रांसजेंडर वुमेन को फीमेल कंपटीशन से पार्टिसिपेट करने से रोक दिया। उसी के कहीं ना कहीं देखते हुए रग्बी फुटबॉल लीग हो गया, रग्बी फुटबॉल यूनियन हो गया, ब्रिटिश ट्रायथलॉन हो गया, इन सभी ने भी सिमिलर बैन्स कहीं ना कहीं करते रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल मार्टिना नावरोटिलेवा की, ये टेनिस के अंदर काफी एक फेमस है और साथ साथ एक गे राइट एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने भी बल्कि इनकी ही साइड ली। कैसे इन्होंने साइड ली? इन्होंने बात करी बायोलॉजी की। इन्होंने बात करी कि बायोलॉजी ना बिगेस्ट डिवाइडर है, मेन और वुमेन के बीच में सबसे बड़ी डिवाइड क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो अगर हमें स्पोर्ट्स को उसी तरह से देखना है जैसे हम पहले देखते थे, फेयरनेस को अगर कहीं ना कहीं मेंटेन करना है, तो यहाँ पर ना हमें स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ना कि जो एथलीट्स हैं उनके पास में पावर होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे करी गई है। पर डेफिनेटली देखो, एक कंप्लीट बैन भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क उठाता है कि क्या हम जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रोक तो नहीं रहे कि एक तरह से इक्वालिटी लेके आने में, क्योंकि देखो उनके पास भी तो ये चीज होनी चाहिए ना कि डेफिनेटली वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। अब अगर फेयरनेस कहाँ पे होनी चाहिए और साथ ही साथ इनका भी राइट्स ना छिने, तो दोनों के बीच में एक तरह का हमें बैलेंस लेके आने की जरूरत है, ताकि ट्रांसजेंडर वुमेन भी पार्टिसिपेट कर पाए, एंड एट द सेम टाइम जो स्पोर्ट्स के अंदर हम चाहते हैं कि सभी का एक तरह से फेयरनेस मेंटेन रहे, उसके रिगार्डिंग भी ये चीज होनी ही चाहिए।
अब रीजन यही था कि डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट एथलीट्स थे, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिले थे, तो उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा था। एंड यहाँ पर एक तरह से इनकी लिमिट्स वगैरह भी आप हम सभी ने पढ़ ली हैं, कितनी लिमिट्स थी, तो वो इश्यूज भी कहीं ना कहीं थे। अब इनको टैकल करने के लिए एक तरह का बैलेंस आने वाले टाइम के अंदर हम फ्यूचर के अंदर देखना चाहिए। अदरवाइज अगर हम कंप्लीट बैन लगा देंगे तो उसका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो ये हो गया द रीजंस क्यों इनको यहाँ पे बैन किया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट यूज केस जो हो सकता है वो शायद हमारे जुडिशियल सिस्टम में है, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आजकल ना हम हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने चैट जीपीटी के बारे में पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, पर शायद ना हम इंडियन जुडिशरी के अंदर इसको कभी सोच ही नहीं पा रहे कि इंडियन जुडिशरी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सर वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडियन जुडिशरी की आज के टाइम पे जरा हालत देखो, हालत क्या है कि 4 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और हर साल 10 लाख केसेस हर साल ऐड हो जाते हैं। तो काफी ना गलत तरह से हम डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे इन्फोर्स करें, ये इंडिया का जो मैकेनिज्म है काफी सिचुएशन इसकी खराब है। इवन जो वर्ल्ड बैंक की ना जो ईओडीबी रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यहाँ पर इंडिया की रैंक ना ओवर द टाइम इंप्रूव हुई है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो 2014 में हम काफी खराब सिचुएशन पे थे, 2020 तक आते आते हम काफी इंप्रूव होते गए। पर यहाँ पर एक ऐसा पैरामीटर था जहां पर इंडिया ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाया। इसके पीछे का कौन सा पैरामीटर था? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने के अंदर अभी भी इंडिया का हालत काफी खराब है, अभी भी यहाँ पे सिचुएशन काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप नोटिस करोगे ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए इंडिया में नियरली 4 साल लग जाते हैं, ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ग्लोबल एवरेज है 1 साल का। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना उसमें अंदर चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पर। यहाँ पर राइटर के द्वारा कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो ना, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट काफी दिक्कत देता है। क्यों दिक्कत देता है? क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क है। मान लो देखो दो लोग हैं, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आए, अब कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा कल को कॉन्ट्रैक्ट से मुकर ही जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर ना रेनिगेजिंग का यही मीनिंग होता है कि कॉन्ट्रैक्ट से एक तरह से पीछे हट जाना, वहां से उसको मना कर देना, अपने प्रॉमिस से वापस हट जाना। और इससे जब प्रॉमिस से आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाते हो, इससे क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है ना, आपको एक तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कि साल बीत जाते हैं और उस सालों की वजह से कई बार आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो रेंटल मार्केट, जैसे अगर आप यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बैंगलोर का। अब बैंगलोर में अगर आपने घर लिया हो ना कभी या रेंट पे लिया हो, तो देखना आप खुद रियलाइज करोगे इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स। ठीक है, क्यों टफेस्ट थिंग्स है? क्योंकि यहाँ पे पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बड़े हाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो 3 BHK लेना है तो कई बार 2 लाख 3 लाख ऐसे डिपॉजिट देने पड़ते हैं। और एक्चुअल में ना ये जो बैंगलोर में लोग अपना घर किराए पे दे रहे हैं उनको बड़ा डर लगता है। डर ये लगता है कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। इस वजह से क्या कर दिया है उन्होंने? सिक्योरिटी डिपॉजिट को बहुत ज्यादा हाई कर दिया है। तो इसका कॉस्ट पे इंपैक्ट आया ना। सिक्योरिटी जब आप नोटिस कर रहे हो, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब अच्छे से नहीं होगा तो उसका कॉस्ट एंड टाइम के ऊपर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो घर अपना किराए पे देना चाहते हैं वो अपना घर किसी को किराए पे देते ही नहीं, वो वेकेंट पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कुछ स्क्वाटर मतलब कि जो एक तरह से नाजायज कब्जा करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा ना कर दें, उनको कहीं गलती से हम अपना घर ना दे दें। तो ये सभी सिचुएशन की वजह से हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम नहीं कर पा रहे, कॉस्ट हाई हो चुकी है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ना सिर्फ जुडिशरी की दरअसल में गलती नहीं है, यहाँ पर तीनों ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है एक तरह का विशियस साइकिल। सर वो कैसे? एक्चुअल में है क्या, जब हम लॉज बनाते हैं ना तो हमारे जो लेजिस्लेटिव आर्म है, बेसिकली जो लेजिस्लेचर है, वो कुछ ऐसे लॉज बना देती है जो कि कमिटमेंट उसके ऊपर खरा उतरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है, इन्होंने अपने हिसाब से लॉज बना दिए, बहुत ही अच्छे लॉज बना दिए, पर एग्जीक्यूटिव के लिए ना उनको डिलीवर करना, उनको इंप्लीमेंट करना बड़ी मुश्किल आ जाती है। अब खुद सोचो, जब अगर एग्जीक्यूटिव जो हमारी इंप्लीमेंटेशन आर्म है वो उसके ऊपर नहीं काम करेगी तो क्या होगा? फिर जुडिशरी के अंदर कोर्ट चक्कर होंगे, ठीक है ना, कि लेजिस्लेचर की आप बात नहीं समझ रहे हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हो। इससे दिक्कत क्या आएगी? अकॉर्डिंगली ये जुडिशरी क्या कोशिश कर रही है? जुडिशरी एक्चुअल में ना एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करने की कोशिश कर रही है। आप जानते हो ना चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, तो अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है। पर उससे होता क्या है, अब एग्जीक्यूटिव का टाइम यहां पर चला गया, ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में चला गया, तो उनका टाइम एंड अटेंशन जो सर्विसेज देने में जाना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो तीनों की तीनों आर्म्स है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक दूसरे का काम आसान करने की बजाय उनके काम में थोड़ा दखल अंदाजी करने लग जाती हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे और मुश्किल होते जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जैसे मैंने अभी बताया 4 करोड़ 75 लाख के करीब करीब यहाँ पे केसेस पेंडिंग है।
अब यहाँ पर ना हमें यही नहीं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पर पेंडिंग है, कितने केसेस पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, क्या रीजंस हैं, आने वाले टाइम में क्या सिचुएशंस हैं और कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है। और यहीं पर रोल किसका आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को द्वारा करी जा सकते हैं, जो कि इन इश्यूज को सॉल्व करने के अंदर हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला है केसेस को एनालाइज करो, उनको कैटेगराइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल, किस तरह के डिस्प्यूट्स है पेंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करते हो जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है ना, तो बहुत सारे पेंडिंग रहे होते हैं। तो अगर खुद सोचो, अगर हमने देखा कि भैया जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है हमारा शायद लैंड के रिगार्डिंग ठीक नहीं है, तो हमें पता लगेगा ना कि हमें लैंड वाले जो प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं उनको टैकल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, जो पिछले कई सालों के अंदर हमने अलग अलग रूलिंग्स दी हैं, अलग अलग फाइलिंग्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर मेजॉरिटी को देख सकते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, कुछ सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये सारी चीजें एआई के द्वारा डेफिनेटली करी जा सकती हैं। साथ में ही एआई क्या कर सकता है, एक फीडबैक लूप को प्रोवाइड कर सकता है। कहने का मीनिंग क्या, कि मान लो जैसे इतना बड़ा लोड है कोर्ट्स के ऊपर, तो अपील्स किस तरह से हो रही हैं, क्या लेजिस्लेचर जो लॉज बना रहा है क्या उसमें खामियां हैं, कितने सारी अपील्स हो रही हैं। तो अकॉर्डिंगली ना हमने जो लॉज बनाए हैं उनके डिजाइन को इंप्रूव करने में ये फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प कर सकता है। तो डेफिनेटली एआई का यहाँ पे काम काफी ज्यादा हो सकता है जुडिशरी के अंदर, कि हमने देख लिया कि पेंडिंग केसेस कहाँ हैं, किस कैटेगरी के हैं, कैसे वो बदलाव आ रहे हैं, कि उसके पीछे का रूट कॉज क्या है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे एआई हेल्प कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि एआई आने से सारी चीजें दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ना प्रॉपर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और वो भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर, कि उसको जो एआई की मशीन हैं, जो मशीन अलग अलग, वो उसको समझ पाए कि आखिर दिक्कतें हैं कहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ इन प्रॉपर डेटा को, प्रॉपर लैंग्वेज स्पेसिफिक नुआंसेस को, अलग अलग डोमेन्स को यहाँ पर एआई के अंदर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि ये चीज कर पाए। ठीक है, कुछ रिसर्चर्स ने भी ये बात करी है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली करनी पड़ेंगी, तभी ये चैलेंजेस को हम टैकल कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर ने चाइना का दिया है। चाइना का ना एक जियाओ जी 3.0 है, इसको लिटिल विजडम भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, एक जज का ना एवरेज काम जो था वो 1/3 कम हो गया है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो चाइनीज सिटीजन है वहां के, उनके 1.7 बिलियन वर्किंग आवर्स इन 3 सालों के अंदर 2019 से लेकर 2021 तक ये सेव हो गए हैं। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर कहीं ना कहीं अगर अपने प्रॉपरली हमारे लॉज हैं, प्रॉपर चीजें हैं हमारे पास, तो अकॉर्डिंगली कोर्ट कचहरी के चक्कर कम लगेंगे, एंड उसके बेसिस पे सिटीजन को कॉस्ट भी तो बचेगी। तो यहाँ पर हम ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर जो जुडिशरी के अंदर हमारी जो एफिशिएंसी है, अगर 10% भी इंप्रूव होगी ना, तो 4,000 करोड़ हमारी इंडिया की जीडीपी को अनलॉक यहाँ पे किया जा सकता है। तो डेफिनेटली एआई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द वर्किंग ऑफ जुडिशरी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो जरूरत क्या है, जरूरत यही है कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आए, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो, एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमी की हमारी ग्रोथ और बेहतर ढंग से हो पाए। तो ये सारे पॉइंट्स है रिगार्डिंग जो राइटर ने यहाँ पे दिए हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।